Welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 16 Yoga and Meditation. This unit is from Block 5 MPCE 046, that is Applied Positive Psychology. इस चैप्टर को हम 2 सेक्शंस में ख़त्म करने वाले हैं, 2 वीडियोस में. नंबर 1 योगा के ऊपर होगा एंड जो दूसरा वीडियो है वो मेडिटेशन पे होगा. सो आज का वीडियो जो है वो योगा पे ही होगा सारा. सो पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करें तो ये बहुत छोटी सी जर्नी है, इसकी ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है पॉजिटिव साइकोलॉजी, और ये रीसेंट डेवलपमेंट ही है और इसकी जर्नी 200 साल के आसपास से ज़्यादा की नहीं होगी, उससे भी कम की होगी. ये 3 वेव्स में डेवलप हुआ. मैं शॉर्टकट में ही बताऊंगी क्योंकि बहुत सारी लंबी हिस्ट्री है एंड उसका जो मुझे समरी पता चली है वो यही है कि ये 3 वेव्स में हमने पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर वर्क किया है डिफरेंट ईयर्स में, क्योंकि इसको क्रिटिसिज्म बहुत मिला था. लोगों को ट्रस्ट नहीं था कि पॉजिटिव साइकोलॉजी कोई बेनिफिशियल चीज़ है और लोगों को किसी तरह से बेनिफिट कर सकती है. पहले से जो साइकोलॉजी की ब्रांच रही है वो इशू बेस्ड रही है, मतलब कि जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के बेसिस पे रही है एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी पॉजिटिव एस्पेक्ट देखता है. सो दैट इज़ वाई इस पर डाउट बहुत हुआ एंड धीरे धीरे जब वो डेवलप हुई तो इसमें योगा एंड मेडिटेशन भी ऐड ऑन कर दिया गया. सो अब इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एंड मेडिटेशन ये टॉपिक है जिसमें इन्होंने बताया है कि कैसे मेंटल हेल्थ एक बड़ा इशू बनती जा रही है आज की प्रेजेंट जनरेशन में. एंड मेंटल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनका प्राइमरी कॉज जो भी हो, लेकिन ये सुसाइड तक पहुंच जाती है या डिसेबिलिटी कॉज कर देती है अगर मेंटल डिसऑर्डर परसिस्ट करता है. सो 350 मिलियन लोग जो वर्ल्ड वाइड हैं, WHO के रिकॉर्ड में, ये 2020 की जो सर्वे थी उसमें ये पता चला है कि 350 मिलियन लोग जो हैं वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं एंड ये सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डिजीज़ है. कोई भी बीमारी अगर हुई है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वो डिप्रेशन की वजह से हो सकती है, ये सेकंड रीज़न माना गया है. एंड अगर ये सर्वे एक और इंडिया में भी हुआ जो 2015-16 में हुआ था, उसके हिसाब से 5.1% जो लोग हैं वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर के शिकार हैं अपने इंडिया में. बहुत सारे लोग जो हैं वो कभी ट्रीटमेंट लेते ही नहीं हैं. रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, फाइनेंस हो सकता है, स्टिग्मा हो सकता है, या डिस्ट्रस्ट भी हो सकता है. और बाकी जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं वो भी डिपेंड करता है पर्सनैलिटी कैसी है आपके क्लाइंट की, उस गोल क्या था हमारा, जो हम अचीव करना चाहते थे ट्रीटमेंट से, क्या वैल्यूज़ हैं हमारी जब हम क्लाइंट को सर्व कर रहे होते हैं, या क्लाइंट की क्या वैल्यूज़ होती हैं, वो क्या अचीव करना चाहता है, वो किस तरफ जाना चाहता है, अपनी लाइफ को कहाँ ले जाना चाहता है, उसके रिसोर्सेज कैसे हैं, उसकी लाइफस्टाइल क्या है. ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करता है कि उसको वो थेरेपी मैच करेगी कि नहीं करेगी और कौन सी अप्रोच हम लगा सकते हैं. ये अब देखो, सपोज कोई किसी को मेंटल डिसऑर्डर है और हमने उसको ठीक भी कर दिया, ट्रीटमेंट दे दिया, बट देन वो रिलैप्स हो जाती है. रिलैप्स क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ ऊपर वाले जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया उसकी वजह से. एंड सेकेंडली जो रेजिडुअल सिम्टम्स है ना उसके ऊपर वो वर्क नहीं करते. तो रेजिडुअल सिम्टम्स को हटाने के लिए योगा एंड मेडिटेशन बहुत बेनिफिशियल रहा है. और सिम्टम रिकवरी के अलावा भी जो साइकोलॉजिकल रिकवरी है उस पे भी अटेंशन देने की ज़रूरत है, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी हेल्प कर सकती है. तो पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो इंटरवेंशंस है वो एक बफर का काम करते हैं अगेंस्ट किसके? स्ट्रेस, हेल्थ इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड सोशल कनेक्टेडनेस में. अगर पॉजिटिव साइकोलॉजी को हम एज अ इंटरवेंशन यूज़ करें तो ये जो स्ट्रेस वगैरह होता है ये नहीं होगा, हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी, सोशल कनेक्टेडनेस भी इम्प्रूव हो जाएगा. तो योगा और मेडिटेशन जो है ये इफ़ेक्टिव पॉजिटिव इंटरवेंशंस माने गए हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के, जो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग को एनहांस कर सकता है. नाउ कमिंग टू योगा, जैसे मैंने बताया अपना फर्स्ट वीडियो योगा के ऊपर होने वाला है. ये क्या चीज़ है? योगा क्या है? योगा के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था. ये वो प्रैक्टिस है जो हमारे हायर कॉन्शियसनेस को अचीव करने में हेल्प करती है, हमारे को हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में रियलाइज़ कराती है कि वाई वी आर हियर. एक एनसाइक्लोपीडिया है, इंडियन फिलोसॉफीज वॉल्यूम 12 योगा.
इंडियाज फिलोसफी ऑफ मेडिटेशन ऐसे करके है। लार्सन एंड भट्टाचार्य ने 2016 में इसको क्रिएट किया था। उन्होंने योगा को दो तरह से डिफाइन किया है। पहला है, योगा का मतलब होता है वो सारी टेक्निक जो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टेंशियल सफरिंग एंड कॉन्शियसनेस को अचीव करने के लिए, या जो उनकी एग्जिस्टेंशियल सफरिंग है उसको रियलाइज करने के लिए एंड कॉन्शियसनेस को अचीव करने के लिए। दूसरा जो योगा का को डिफाइन किया है वो ये है कि ये वो इंडियन फिलॉसफी का स्कूल है जो पतंजलि ने बनाया है अपनी टेक्स्ट में, जिस टेक्स्ट का नाम है योग सूत्र। तो पतंजलि की जो बुक है वो है योग सूत्र। उसमें बताया गया है योगा क्या है। सो योगिक प्रैक्टिसेस का जो एम होता है वो यही होता है कि हम प्योर कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करें एंड हायर स्टेट को अचीव कर सकें योगिक सिस्टम से। 3 मेजर योगिक पाथ बताए गए हैं जिसे त्रिमार्ग ऑफ भक्ति भी कहते हैं। त्रिमार्ग कहते हैं किस किस के, 3 मार्ग कौन कौन से हैं? भक्ति, जनन, कर्म योग। ये 3 मार्गों के बारे में बात किया गया है और इनके डिटेल बताए गए हैं। जैसे कि भक्ति योग के बारे में बात करें तो ये फोकस करती है कि अपने सारे इमोशंस डिवाइन की तरफ लगा दो एंड जो ऐसा करेंगे, जो ध्यान लगाएंगे अपने डिवाइन की तरफ, उनको ब्लिस फील होगा एंड वो गॉड के साथ वननेस में चले जाएंगे। अ, ऐसा ये इसका मानना है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अपने ईगो को जाने देते हैं, ईगो को छोड़ देते हैं एंड जो डिज़ायर बेस्ड लाइफ है, मतलब जो बोलते हैं ना मोह माया, उसको छोड़ना पड़ता है, उसको त्यागना पड़ता है। सो सबसे ज़्यादा इजी एंड ये एक्सेसिबल पाथ माना गया है जो सब लोग ज़्यादातर भक्ति योग के बारे में जानते हैं एंड प्रोबेबली आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है जनन योग। ये कॉग्निटिव रियलाइजेशन है अपने कॉन्शियसनेस के बारे में। आप अपने बारे में और जानना शुरू करते हो, कॉन्शियसनेस को अचीव कर लेते हो, उसके साथ वननेस में चले जाते हो एंड बहुत अच्छे से इंसान जो है इसमें अपने बायसेस ड्रॉप कर सकता है। जब वो इसको प्रैक्टिस करता है उसको रियलिटी का अंदाज़ा होने लगता है और बाकी जो पेन और सफरिंग के सोर्सेज हैं उनको वो रिमूव कर पाता है। उसको पता होता है कि वो क्यों सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट इज़ कर्म योग, जो थर्ड वाला था। ये भगवत गीता में भी कर्म योग के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है एंड ये विल पावर के ऊपर है। हम अपने डिज़ायर्स के बिना कैसे काम करें, मतलब निष्काम कर्म जिसे कहते हैं। मतलब आप काम तो करोगे लेकिन आप उसके बदले में कुछ चाहोगे नहीं, आपको उसका रिजल्ट कुछ नहीं चाहिए, यू जस्ट वांट टू डू इट। वो वाला कर्म योग होता है। किसी स्पेसिफिक आउटकम से आपका अटैचमेंट ना होना। और जब आप ऐसा किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखते हैं और सिर्फ काम करते हैं तो वो इनर फ्रीडम देता है आपको। सो जब इस तरह की इंसान की भावना होती है तो वो अपनी पूरी कैपेसिटीज़ से काम करता है, स्किलफुली काम करता है और वो अपनी ड्यूटीज़ को भी समझता है कि किस तरह से उसको पूरी दुनिया की हेल्प के लिए ड्यूटीज़ निभानी पड़ती है। सो आप इसमें इसमें कहा है कि आप रेगुलर अफेयर्स पे तो आप एंगेज हो सकते हो, लेकिन ये भी आपको फ्रीडम ही देगा क्योंकि आपको इसके बदले कुछ चाहिए नहीं है। सो बहुत सारे जो लोग हैं वो योगिक पाथ्स जो ये तीनों दिए हैं वो अकेले अकेले नहीं प्रैक्टिस करते। यानी सिर्फ एक इंसान सिर्फ भक्ति योग कर रहा है ऐसा ऐसा हो, या जनन योग किया कर रहा है या कर्म योग कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप इन सब का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका पर्सनल स्टाइल क्या है, आप पर्सनली किस तरह से इसको कर सकते हैं। सो इंटीग्रल योगा के बारे में श्री अरबिंदो ने भी अपनी योगी फिलोसफर जो थे ये इन्होंने बताया है। नाउ पतंजलि's योगा, पतंजलि's योग सूत्रा के बारे में बात करेंगे। ये योगिक सिस्टम है जो 5000 ईयर्स ओल्ड है, इवन उससे भी ज़्यादा ओल्ड हो सकता है। इसमें 195 संस्कृत वर्सेस दिए हैं, सूत्रास दिए हुए हैं, जिस वर्सेस को हम सूत्रा भी कहते हैं पतंजलि योग सूत्र में। एंड 4 चैप्टर्स में है, जिन्हें 4 चैप्टर्स को हम पद भी कहते हैं एंड इसको शॉर्टकट में नीचे भी बताया गया है जिसको हम अभी समझेंगे थोड़ी देर में। इस उसके अंदर क्या है ये बताया गया है। और इसमें फिलॉसफी ऑफ माइंड एंड उसकी एप्लीकेशन के बारे में बहुत डिटेल में दिया गया है। सो योगा का अगर आप मीनिंग समझे तो इट इज़ यूनियन एंड सूत्र मीन्स थ्रेड। सो इसका मतलब है वो थ्रेड जो हमें यूनाइट करता है अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से।
सो ये रज योग भी कहते हैं इसको, जिसे किंग ऑफ योगा भी कहते हैं, राजा योग। सो 4 चैप्टर्स पतंजलि योग सूत्र के जो हैं वो यहाँ पे इन्होंने डिटेल में दिए हैं। तो पहले और आखिरी चैप्टर्स जो हैं वो एडवांस्ड स्टेट ऑफ मेडिटेशन माने गए हैं, समाधि पद एंड कैवल्य पद। ये एडवांस स्टेट ऑफ मेडिटेशन एंड अल्टीमेट लिबरेशन वाले हैं। सो समाधि का मतलब होता है एडवांस स्टेट ऑफ मेडिटेशन, एंड कैवल्य का मतलब होता है अल्टीमेट लिबरेशन। सो ये 2 चैप्टर्स तो बहुत एडवांस स्टेट वाले हैं। एंड जो सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर्स हैं, सेकेंड चैप्टर है साधना पद एंड थर्ड है विभूति पद। ये चैप्टर्स इनसाइट बताते हैं पूरे प्रोसेस की, योगा प्रैक्टिस के इनसाइट, योगा प्रैक्टिस के रीजंस, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। तो समाधि पद जो है चैप्टर 1, 51 सूत्र हैं इसमें। ये हमारे 5 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो हमारे माइंड की होती हैं उसको स्टिल करने में हेल्प करता है, और हमारे डीपर अवेयरनेस को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। जो प्रोसेस है ये डिसिप्लिन होने पर ही फॉलो किया जा सकता है। आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको डिटैच्ड होना पड़ेगा चीज़ों से। एंड ये इसके जो इसमें जो अपने को हेल्प करेंगे वो हमारा फेथ, करेज और मेमोरी हेल्प करेगा। और इस हमारी जो मोटिवेशन की इंटेंसिटी है वो भी इम्पोर्टेंट है इसमें। सो इसमें हम चैंटिंग करते हैं ओम वर्ड से, जो हमें सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कराती है। जो 9 ऑब्स्टेकल्स हैं स्पिरिचुअल जर्नी के, और जो 4 साइंस है उसके बारे में भी इसमें बात किया है। जो बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे हम इन ऑब्स्टेकल से ओवरकम हो सकते हैं उसके बारे में इस पद में बात की गई है। एंड कैसे अपने माइंड को हम शांत रख सकते हैं ये भी इसमें बताया है। और बहुत तरह की हायर टाइप्स ऑफ समाधि के बारे में बात किया है। और ये भी बताया है कि हम कैसे ट्रू नॉलेज और प्योर अवेयरनेस इसकी तरफ हम जा सकते हैं, अपने माइंड को स्टिल कर सकते हैं, जो हमारी ट्रू नॉलेज बताएगी और प्योर अवेयरनेस भी देगी। सेकंड जो पद है वो साधना पद है, जो चैप्टर 2 है एंड 55 सूत्रास इसमें मिलेंगे आपको। ये क्रिया योग होता है, और ये सेल्फ स्टडी और डिसिप्लिन्ड एंड्योरेंस एंड सरेंडर टू सुप्रीम कॉन्शियसनेस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। इसको हिंदी में भी इन्होंने यहाँ पे बोला गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। जो क्रिया योग है उसका मेन जो रोल है वो ये है कि हमारे 5 जो एफ्लिक्शंस है, जो क्लेश हैं हमारे अंदर, उसको वो रिमूव करता है और हमें फ्री करता है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन से। जैसे किसी ने कुछ बोला, आप रिएक्ट कर देते हो, ये इससे ख़त्म हो जाता है, आप रिएक्ट नहीं करोगे। अष्टांग योगा जो है 8 लिम्ड पाथ ऑफ योगा जिसे कहते हैं हम, जिसमें वो 4 लिम्स के बारे में बात की है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, ये 8 के बारे में बात की है। तो ये लिम्स को फर्दर इसमें कैटेगराइज किया है एक्सटर्नल और इंटरनल में। तो ये सारे मिलके जो प्रेजेंट मिस्री है हमारी, और जो भी सफरिंग है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, फ्यूचर सफरिंग्स को भी हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम इसको सीख लेते हैं। विभूति पद जो है ये चैप्टर 3 है, इसमें 56 सूत्रास हैं। सो लास्ट 3 अष्टांग योगा के जो स्टेप्स थे, धर्म, ध्यान, समाधि, इसके ऊपर बात की गई है, वो स्टेप्स बताए हैं इसको कैसे करना है। एंड ये जो प्रैक्टिसेस हैं इसको संयम कहते हैं, संयम। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो नॉलेज होती है वो इससे मिल जाती है हमें संयम करने से, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स भी हम ले सकते हैं अगर हम संयम करें। इसकी यूज़फुलनेस क्या है, ये वैराग्य के बारे में बात की है, यूज़फुलनेस ऑफ वैराग्य। एंड ये हमारे माइंड को भी प्यूरीफाई करता है, और इस चैप्टर में माइंड को कैसे प्यूरीफाई करना उसके बारे में बताया है, और इसकी इम्पोर्टेंस भी बताई है कि माइंड को प्यूरीफाई रखना चाहिए। लास्ट इज कैवल्य पद, जो चैप्टर 4 है एंड 34 सूत्रास हैं इसमें। ये फाइनल चैप्टर है पतंजलि योग सूत्र का, और ये स्टेट करता है लिबरेशन, कैसे आप लिबरेट हो सकते हो, और इसके बारे में डिटेल्ड में बताया गया है, डिस्कस किया हुआ है। इसमें इसको करने से एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेसिटीज़ आ जाती हैं। इसमें लॉ ऑफ कर्मा, रीबर्थ, गुनाज, ऑर्डिनरी परसेप्शन, इन सब के बारे में बात की है। हायर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी डिस्कशन किया गया है। और ये चैप्टर जब एंड होता है तो इसके एंड में एक और हाईएस्ट समाधि स्टेट के बारे में भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जो धर्म मेघ समाधि कहते हैं जिसको।
नाउ कमिंग टू मेन आइडियाज इन पतंजलि योग सूत्र। मेन आइडियाज क्या क्या हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पतंजलि योग सूत्र जो है, जब इसकी स्टार्टिंग होती है इस योग सूत्र को पढ़ने की, तो इसमें डेफिनेशन ऑफ योगा बताया है। और क्या बोला है योगा के बारे में, इन्होंने बताया है कि ये वो प्रोसेस है जो हमारे माइंड को साइलेंट करता है। हमारे जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, जिसे चित्त वृत्तिज कहते हैं, उस उसकी वेव्स को स्टॉप करता है। यानी जो मन में जो भी क्लेश चल रहा होता है उसको शांत कर देता है, स्टॉप कर देता है। सो 5 काइंड्स ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़ या चित्त वृत्तिज़ क्या-क्या हैं व्हिच नीड साइलेंसिंग आर रियलिटी बेस्ड थिंकिंग। हमारी थिंकिंग के ऊपर हम वर्क करते हैं, माइंड के ऊपर। तो या तो हमारा जो थॉट होते हैं वो रियलिटी बेस्ड थिंकिंग होते हैं, या हमारे कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं उसके बारे में हम सोच रहे होते हैं, या इमेजिनेशंस ऑफ फ्यूचर, हम या तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, या मेमोरी ऑफ पास्ट, पुराने पास्ट मेमोरी होती है, या डल स्टेट्स होते हैं, स्लीपी स्टेट्स होते हैं, जिसमें हम सोच ही नहीं रहे होते हैं, बस ऐसी आलस दिखा रहे होते हैं। इन्होंने एक एक्टिविटी में बोला है कि 5 मिनट बैठ के सोचो, अपने माइंड को देखो, थॉट्स को नोटिस करो और बताओ इनमें से क्या चल रहा है आपके दिमाग में। प्रोसेस ऑफ योगा क्या कहता है, जो माइंड ऑफ योगी है, वो क्या होता है, वो बहुत काम और साइलेंट माइंड होता है, अगर जिस किसी योगी का माइंड देखे तो। एंड इसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, कांस्टेंट प्रैक्टिस करते हैं, जिसे हिंदी में अभ्यास कहते हैं। डिटैचमेंट रखते हैं, जिसे वैराग्य कहते हैं, हम लोग चीज़ों से डिटैच्ड रहते हैं। और कुछ और साइकोलॉजिकल एड्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं डिटैच होने में और अभ्यास करने में, जैसे कि फेथ, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, करेज एंड स्ट्रेंथ होना चाहिए, देन मेमोरी एंड लर्निंग होनी चाहिए, देन विजडम होना चाहिए हायर स्टेट्स के बारे में। सो जो मोटिवेशन है उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, इवन एफर्ट्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, ऐसा इसमें बताया गया है। और हमारे जितने भी माइंड है, जिस सीकर माइंड है, वो इंटरेक्ट करता है अलग अलग स्पीड से। मतलब हर एक तरह का माइंड होता है, कोई डल माइंड का इंसान है, कोई एवरेज है, कोई कॉम्पिटेंट है। हमारे सबके माइंड की अपनी अपनी एक कैपेसिटी है। सो हम जितना जैसा हमारे माइंड की कैपेसिटी होगी, उस हिसाब से हम इस चीज़ को अकम्प्लिश कर पाएंगे। किसको? योगी स्टेट को अकम्प्लिश कर पाएंगे। सो अच्छा, अब योगा प्रैक्टिस में बैरियर्स क्या क्या है, हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करने देती हमें योगा। उसमें 9 हर्डल्स बताए हैं, बैरियर्स बताए हैं। वो कौन से हैं? इलनेस, डलनेस, डाउट, डिस्ट्रैक्शन, लेजीनेस, डिज़ायर एंड क्रेविंग, इमेजिनेशन एंड फैंटेसी, लैक ऑफ प्रोग्रेस एंड लॉस्ट अकम्प्लिशमेंट्स। सो ये वाली चीज़ें हमें करने नहीं देती हैं। सो इनको है ना, इनके 4 साइंस भी बताए हैं, 9 बैरियर्स जो ऊपर बताए थे। ये हमारे अंदर दिखाई देते हैं कैसे? सफरिंग, डिस्पेयर, बॉडीली इंस्टेबिलिटी एंड इरेगुलर ब्रीदिंग। हमारे अंदर इन चीज़ों के फॉर्म में भी 4 साइंस में ये नज़र आते हैं, जिनकी वजह से ये बैरियर बनते हैं। सो अगर अनहेल्दी इन्फ्लुएंस है ग्रीड का, एंगर का, डिल्यूजन्स का, और हम किसी नेगेटिव बिहेवियर में एंगेज होते हैं और कुछ नेगेटिव करते हैं, या फिर दूसरों से करवाते हैं, या फिर हम दूसरों के नेगेटिव बिहेवियर को अप्रूव करते हैं, ये सारी निशानी है अनहेल्दी इन्फ्लुएंस की। ये सारी निशानियां हैं कि हमारे अंदर ये बैरियर्स है, ये गंद बची है। दैट इज़ वाई हम ये नहीं कर पा रहे हैं योगा ढंग से प्रैक्टिस। सो इन्होंने यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है कि देखो तुम अपने आप को, एंड ये सब तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हो आपकी बुक से। एज ऑफ नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओवरकमिंग द बैरियर्स इन द योगा प्रैक्टिस। अब आप ये जो बैरियर्स ऊपर बताए थे उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे मेथड हैं जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे सिंगल माइंडेड प्रैक्टिस को डेवलप करना, ऐसी क्वालिटीज़ अनकंडीशनल फ्रेंडलीनेस एंड लविंग काइंडनेस अपने अंदर डेवलप करना, कंपैशन डेवलप करना, सिंपैथेटिक एंड अप्रिशिएटिव जॉय डेवलप करना, नॉन रिएक्टिविटी एंड इक्विनिमिटी को डेवलप करना, देन अपना अटेंशन को फोकस करने की प्रैक्टिस करना। वो कैसे कर सकते हैं? ब्रीदिंग के थ्रू कर सकते हैं, या इंटरनल लाइट को इमेजिन करते हुए कर सकते हैं, सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी कर सकते हैं। अपने अंदर डिटैचमेंट को पैदा करना, एंड देन ड्रीम एनालिसिस
को सीखना कि आपको ड्रीम जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ड्रीम एनालिसिस लर्न करना एंड मेडिटेशन करना, इन सब से आप बैरियर्स को हटा सकते हो। सो आप एक और चीज़ कर सकते हो, उन्होंने एक और बोला है कि अगर आपके अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं उनका अपोजिट अगर फीलिंग आप डेवलप कर ले अपने अंदर, तो भी इसको बोलते हैं प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना को आप डेवलप कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट इज रोल ऑफ ईश्वर डिवाइन इन योगा प्रैक्टिस, ये भी बताया है। तो ईश्वर और डिवाइन क्या है, एक स्पेशल सोल है जो क्लेश से परे है, मतलब उनमें कोई क्लेश नहीं है। एक्शन रिएक्शन से भी परे हैं, मतलब वो एक्शन रिएक्शन नहीं करते हैं और टाइमलेस है। और इसमें इनमें इतना टाइमलेस सोर्स ऑफ विजडम है जिसकी हद नहीं, मतलब बहुत लॉट ऑफ ग्रेट अमाउंट ऑफ नॉलेज जो हमें एक इटर्नल टीचर की तरह गाइड करते हैं, वो डिवाइन है। सो इसमें बताया प्रणव जो है उसका मतलब होता है प्राण और ब्रेथ। और एक साउंड की बात की है इन्होंने, ओम, जो जनरली आप बहुत कॉमन वर्ड है जो हम लोग मेडिटेशन के टाइम पे यूज़ करते हैं। ये वो साउंड है जो ईश्वर की साउंड मानी गई है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस की साउंड मानी गई है। और हर एक इस लेटर का मीनिंग है, मतलब ओम की स्पेलिंग AUM से बताई है। ए का मतलब होता है क्रिएशन, यू का मतलब होता है मेंटेनेंस एंड एम का मतलब होता है डिसोल्यूशन। सो इसीलिए ये पूरा गॉड की डेफिनेशन भी है, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रॉयर। सो ओम गॉड, सेम चीज़। इस ये हेल्प करता है हीलिंग प्रॉपर्टीज़ में, मतलब इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको हील करेगा। आप इसका अगर जप करेंगे तो आपके जो बैरियर्स है योगिक पाथ में वो ख़त्म हो जाएंगे। नाउ इन्होंने क्लेश मॉडल ऑफ सफरिंग के बारे में बात की है। सो जो इम्पोर्टेंट मॉडल है साइकोलॉजिकल सफरिंग्स जो हमारे अंदर होती है उसको उसके कारण क्या क्या हैं वो कॉजेज़ ऑफ सफरिंग के का बताता है, ये साइकोलॉजिकल कॉजेज़ ऑफ सफरिंग बताता है। और ये पतंजलि में बताया गया है। तो 5 एफ्लिक्शंस क्या क्या हैं। नंबर 1 अविद्या, यानी कि प्राइमरी इग्नोरेंस, जब हम इग्नोर करते हैं अपने ट्रू सेल्फ को और हमारे अंदर ये एज अ एरर पैदा हो जाता है, क्योंकि हम नॉन इटर्नल को एवरलास्टिंग समझने लगते हैं, इम्प्योर को प्योर समझने लगते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं हैप्पीनेस को, सफरिंग को हम हैप्पीनेस समझने लगते हैं और नॉन सेल्फ को सेल्फ समझने लगते हैं। मतलब जो झूठ, सब झूठ को आप सच समझते हो, तब उसको अविद्या कहते हैं। अस्मिता का क्या मतलब होता है, ये मिसअंडरस्टैंड करते हैं जब हम माइंड टू बी अवर ट्रू सेल्फ, माइंड को आप अपना अपना गॉड, अपना बॉस बनाने लगते हो, आपका माइंड जो बोलता है आप उसको फॉलो करने लगते हो, तो वो अस्मिता होती है। राग मतलब अटैचमेंट टू प्लेजर, द्वेषा मतलब एवर्जन टू पेन, देन अभी अभिनिवेशा यानी कि डिज़ायर फॉर लिविंग एंड फियर ऑफ डेथ, मतलब लालच करना कि जीना है, हमेशा के लिए जीना है, एंड डेथ से डरना। तो ये वाले 5 हमारे क्लेश मॉडल ऑफ सफरिंग है जो आ सकता है एग्ज़ाम में। और इसमें सबके मीनिंग भी बताया है। एक किसी भी एक पॉइंट पे ये 5 जो एफ्लिक्शंस है कभी डोरमेंट होते हैं, डोरमेंट मतलब गायब हो जाते हैं, कभी ये एकदम से आने लगते हैं, कभी ये बहुत पावरफुल हो जाते हैं, है ना। सो इनकी इंटेंसिटी ना आती जाती रहती है किसी के भी अंदर। सो जब ये एक्टिव होते हैं तो हमें एक्शन रिएक्शन की साइकिल में डाल देते हैं। अब हम ओवरकमिंग क्लेश है, अब इस क्लेश को ओवरकम कैसे करें, इन एफ्लिक्शंस को ओवरकम करने के लिए और फ्यूचर में जो सफरिंग्स है उसको अवॉइड करने के लिए आपको ट्रू सेल्फ को रियलाइज़ करना पड़ेगा, मटेरियल वर्ल्ड से हटाना पड़ेगा खुद को। और ये त्रिगुण जो हमें बताया था, प्रिंसिपल ऑफ सत्व राज्य एंड तम, इससे हम बने हुए हैं, इससे अपने आप को सेपरेट करना पड़ेगा। सो जो एफ्लिक्शंस हैं उसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये क्रिया योग कर सकते हैं। ये सेल्फ स्टडी का योग है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्रैक्टिसिंग सेल्फ स्टडी, डिसिप्लिन्ड एंड्योरेंस एंड सरेंडर टू सुप्रीम कॉन्शियसनेस। ये 3 चीज़ें अगर हम कर लें तो ये जो एफ्लिक्शंस हैं हमारे अंदर के ये चले जाते हैं। और इन जो स्टेप्स हैं, ये नियम जिसमें 8 लिम्स के बारे में अष्टांग योगा है, उसमें भी इन स्टेप्स के बारे में डिटेल में दिया हुआ है।
नाउ कमिंग टू द अष्टांग योगा ऑफ पतंजलि। अष्टांग योगा ऑफ पतंजलि जो है ये बहुत पॉपुलर है और ये हेल्प करता है हमारे माइंड को प्यूरिफाई करने में, और हम डीपेस्ट एब्जॉर्प्शन वाले स्टेट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं अगर हम इसको सिंसियरली करें। इसके 8 लिम्स हैं। 8 लिम्स को कैटेगराइज किया है एक्सटर्नल और इंटरनल में। एक्सटर्नल को बहिरंगा कहते हैं और इंटरनल को अंतरंग कहते हैं। जो एक्सटर्नल और इंटरनल है इनको एक ब्रिज से जोड़ा गया है। ब्रिज मतलब फिफ्थ लिम्ब जो है उससे जोड़ा गया है। फिफ्थ लिम्ब का नाम है प्रत्याहारा। जो एक्सटर्नल है पार्ट, उसमें यम नियम आसन प्राणायाम आता है, और इंटरनल में धारणा ध्यान एंड समाधि आता है। अ, अब इसमें इन्होंने हर एक जो सेक्शंस है, ये 8 लिम्स है, उनके बारे में डिटेल बताया है। इन्होंने बताया जो यम है ये 5 यमास के बारे में बात किया है, जो इनका रिलेशन है। ये हमें वो एथिक्स बताता है कैसे हमें आउटर वर्ल्ड से रिलेशंस रखने चाहिए, एंड हमारे स्पीच एंड थॉट्स किस तरह के होने चाहिए उसके ऊपर भी हेल्प करता है। जैसे हमारा जो स्पीच एंड थॉट नॉन हार्मिंग होना चाहिए, ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, उसमें नॉन स्टीलिंग होना चाहिए, फॉलोइंग द हाईएस्ट ट्रूथ, और नॉन पॉजिटिवनेस के बारे में समझाता है, सिखाता है। नियम के बारे में बात करें तो ये हमारे साथ, खुद के साथ हमारा रिलेशनशिप पे फोकस करने में हेल्प करता है। इसमें हमें प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड बताते हैं, कंटेंटमेंट, हाईएस्ट डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं, स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ वन सेल्फ के बारे में बात करते हैं, एंड सरेंडर टू द डिवाइन के ऊपर बात करते हैं। सो फर्स्ट 2 लिम्स जो यम नियम है ये फाउंडेशन है प्रैक्टिस की। सो ये अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करते हैं, सो आप एक एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे फर्दर स्टेप्स आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो कंसिस्टेंटली इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, सो दैट आप अपने खुद के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में फैमिलियराइज हो सके। आप एक महाव्रता के लेवल पे पहुंच जाते हैं, महाव्रता बन जाते हैं। स्पेशल पावर्स एंड कैपेसिटीज़ हमारे अंदर डेवलप होने लगती हैं अगर हम यम नियम को ही इस्टेब्लिश कर ले अपने अंदर। और बाकी के लास्ट 3 जो हमारे हैं, नियम ऑफ तप, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्राधिना, प्राणिधाना, ये क्रिया योग माने जाते हैं, एंड ये 5 एफ्लिक्शंस जो हमने ऊपर पढ़े थे उसको ये रिमूव करने में हेल्प करते हैं। सो पतंजलि के अकॉर्डिंगली लास्ट जो नियमा है वो हाईएस्ट समाधि होती है। अब इन्होंने आसन के बारे में बताया, जो थर्ड है आसन डिस्क्राइब करता है कंफर्टेबल स्टेबिलिटी को कैसे अचीव करना है, उसमें हेल्प करता है हमें। और इक्विनिमिटी एंड नॉन डुअलिटी को भी हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं इसको प्रैक्टिस करने से। फिर प्राणायाम। प्राणायाम आपको पता ही है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को आप चैनलाइज करते हो, आपकी अटेंशन इम्प्रूव होती है, आपका माइंड जो है एडवांस्ड योगा की तरफ जाने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। प्राणायाम जो है तरह तरह के हैं, और इसमें हर एक के साथ कैसे कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी बताया है, किस लोकेशन और किस सीजन में कौन सा प्राणायाम करना है ये भी इसमें बताया गया है। प्रत्याहारा जो है, प्रत्याहारा डिसएंगेजिंग होता है, यह हमें डिसएंगेज करता है। जो डिसएंगेजिंग एंड विड्रॉइंग माइंड होता है, जो ये इसमें हेल्प करता है। एक्सटर्नल एंड सेंसरी ऑब्जेक्ट से जो हमारा अटेंशन है वो हटा देता है हमारा। सो हमारे मतलब एक तरह से लालच हटा देता है हमारा, जो हम चीज़ों से बहुत अटैच्ड हो जाते हैं वो सब हटा देता है। धारणा। धारणा क्या है? ये हमारा अटेंशन सिंगल ऑब्जेक्ट पे मतलब कंसंट्रेशन करने में हेल्प करता है। ध्याना वन पॉइंटेड अटेंशन में हेल्प करता है। ये ऊपर वाला जो था वो हमारा अटेंशन को होल्ड करने में हेल्प करता है, और ये अटेंशन स्टेडी रखने में, अनब्रोकन अटेंशन पे हेल्प करता है ध्याना। और जो समाधि है ये डीप एब्जॉर्प्शन है। इस डीप एब्जॉर्प्शन में हम पहुंच जाते हैं अगर हम समाधि को प्रैक्टिस करते हैं। हमारा अटेंशन जो है वो एक जगह पे हो जाता है। ना इसमें इन्होंने लास्ट में दिया हुआ है कि जभी भी ये जो धारणा, ध्यान और समाधि जो लास्ट के 3 हैं, इनको आप एक साथ प्रैक्टिस करते हैं तो उसको समायामा कहते हैं। और ये समायामा जो है इसकी प्रैक्टिस करने से बहुत सारे जो हमारी नॉलेज और पावर है वो बढ़ जाती है, और बहुत वैरायटी ऑफ नॉलेज एंड पावर्स हम अपने अंदर लेके आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट योगा सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगेगा और आपको प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा।
So thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.